अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है रेडियस ऑफ एन एटम। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक और बात बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने किसी भी एटम की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था। आज हमें उसी को ही डिस्कस करना है। उसने एटॉमिक मॉडल भी एक्सप्लेन किया था, तो एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड या पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल मैं वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पहले आप इस डेरिवेशन से पहले आप वो देखिएगा, फिर उसके बाद आप डेरिवेशन की तरफ आ जाए। बात हमारे पास ये आती कि यार यहाँ पे कौन से ऐसे एटम्स है जो नील बोहर ने उनके रेडियस कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं एटम की बात करना चाहूँ तो उसमें सिर्फ एक ही एटम है, वो एटम आपके पास कौन सा है? हाइड्रोजन है। आपको पता होना चाहिए। इस एटम के साथ दो आयंस और भी हैं जिनके इन्होंने बेसिकली हमारे पास रेडियस कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। उनमें से फर्स्ट आयन आपके पास है हीलियम है, एंड सेकंड आयन हमारे पास क्या है? लिथियम है, Li+2 है। यार अब सोचने वाली बात यह कि इस हीलियम के ऊपर मैंने +1 लिखा और लिथियम के ऊपर आपके पास है +2 है। क्यों भाई? इनकी जो डेरिवेशन है, ऐसे एटम्स और आयंस है जिनमें सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन है। यूनी इलेक्ट्रॉन से मुराद एक इलेक्ट्रॉन, या इसको यूनी इलेक्ट्रॉन वाला वर्ड अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जितने भी एटम्स या आयंस मैंने लिखे हैं, उन सब के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बोहर ने एक इलेक्ट्रॉन से हट के कुछ काम किया ही नहीं था। तो यही आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन, पर याद रख लीजिएगा ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में नहीं कहना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम ही आपके पास है आयंस की डेरिवेशन ड्राइव की थी। तो अब अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और ये सेक्शन सी का पार्ट है या ERQ का पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आपको पूरा प्रॉपरली लिखना होता है। तो लिखने के लिए पहले मैं उन्होंने जो कंसीडर किया था, जो एक एटम बनाया था, उसके बारे में हमें कुछ वर्ड्स लिखने। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे लेट अस कंसीडर एन एटम। मैं कंसीडर करने जा रहा हूं एक एटम हैविंग एन इलेक्ट्रॉन E, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं E से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, और वही इलेक्ट्रॉन आपके पास है मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के इर्द सराउंडिंग में आपके पास है रिवॉल्व कर रहा है। और वो जो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज आपने यहाँ पे लिखा Ze। अब सोचने वाली बात है यार, यहाँ पे Z क्या भला है भाई? तो आपने लिखा वेयर Z। Z जो आपके पास है इज एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो आपने यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया कि Z आपके पास क्या? एटॉमिक नंबर है। कुछ चीजें और बतानी है यहाँ पे, वो ये है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे कंसीडर किया है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को आपने m से रिप्रेजेंट किया, तो वो भी मेंशन करना है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m, आपने m से रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद आप कॉमा बना दीजिए, और यहाँ जो रेडियस आपके पास है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज r। आपने यहाँ पे r बनाया, एंड वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी इज v। आपने कहा कि वेलोसिटी जो आपके पास क्या है? v। ये जो भी मैंने आपको बातें बताई यहाँ पे, अब मैं उनके लिए स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ। सपोज करें सबसे पहले हमने कहा कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। और इसके चार्ज को आपने Ze से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया? Ze से। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑर्बिट बनाना है, और उस ऑर्बिट के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी आपने इंडिकेट करना है। और आपने खुद कहा है कि इलेक्ट्रॉन को आपने E से इंडिकेट करना है, और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में जो डिस्टेंस आपके पास है उसे आपने, सॉरी, या फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में जो डिस्टेंस आपका है वो क्या है? R है, जो कि रेडियस है। उसके बाद बोहर ने सोचा है कि यार ये तो स्ट्रक्चर तो मैं बना चुका, उससे रिलेटेड वर्ड्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि एक सपोज करो इतना बड़ा सा मैग्नेट है और इस मैग्नेट नॉर्थ पोल या साउथ पोल कुछ भी हो सकता है, तो इसके करीब अगर एक छोटा सा मेटल पीस लेके जाऊंगा तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या अगर इन केस आपने कहा यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये छोटा वाला मैग्नेट आपके पास क्या है, साउथ पोल है, तो ये इसको एकदम से खींच के अपनी तरफ लेके जाएगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी होना चाहिए। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन की मास ज्यादा है और तो वो काफी हद तक हैवी है और चार्ज तकरीबन दोनों में सिमिलर है। और इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास है मास बहुत कम है, लाइटर है, हल्का है, उसके ऊपर भी चार्ज आपके पास नियरली प्रोटॉन और आपके पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू तकरीबन सिमिलर है। यार सोचने वाली बात है कि यार एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे अंदर की तरफ आना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस उसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। बोहर ने हमें ये बताया था कि यही जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा विद वेलोसिटी v। तो अब यहाँ पे डायग्राम में कोई मसला है जो मैंने मैग्नेट की एग्जांपल आपको बताई है। तो अब मैं चाहता हूँ यार एक और मैग्नेट बना दूं सेम आपके पास है साइज की, जो कि नॉर्थ पोल है, जो कि अगेन क्या है, नॉर्थ पोल। तो अब ये जो आपके पास है सेंटर में जो हमने मैग्नेट बनाया था वो ना लेफ्ट नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा ना राइट पोल। दोबारा से बना रहा हूँ, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है और इन दोनों के बीच में आपने एक साउथ पोल, एक छोटा सा मैग्नेट रखा है। बात याद रख लीजिएगा क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई हो रही है, इधर से भी इधर से भी, तो ये जो बीच वाला आपका मैग्नेट है वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, ना लेफ्ट को मूव करेगा ना राइट मूव करेगा, वो अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा। उसी तरह अब यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट फोर्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो इलेक्ट्रॉन आपके पास इनवर्ड जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे मैंने Fe से रिप्रेजेंट किया, एंड इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, जिसे आपने क्या कहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बोहर ने सबसे पहले इन फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया। अब वो यही फोर्सेस कैलकुलेट करने जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो अब इसी टॉपिक के अंदर आपकी सब हेडिंग आनी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है, तो आपने हेडिंग डाल दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बात याद रख लीजिएगा, ये डेरिवेशन बहुत आसान है, बस सिर्फ आपने ध्यान से एक दफा देखना है और साथ साथ आप काम करते जाएगा, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पढ़ा था भाई, मुझे याद आया, हाँ फिजिक्स में पढ़ा था। और फिजिक्स के अंदर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो कूलम्स ने हमें एक फॉर्मूला बताया था, उसने कहा था कि आप इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। के कांस्टेंट है, Q1 आपका फर्स्ट चार्ज है और Q2 आपके पास क्या सेकंड चार्ज है, और डिवाइड बाय आपने क्या करना, आर स्क्वायर करना। आपकी आसानी के लिए मैंने इसके साथ Fe लिखा। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाह रहा हूं, तो कूलम ने मुझे बताया कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये Q1 क्या बला है भाई, ये फर्स्ट चार्ज है आपका, और Q2 क्या है, ये आपका सेकंड चार्ज है। अब आपको दोनों चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। तो नाउ एक दफा दोबारा से न्यूक्लियस की तरफ जाऊं तो देखिए ये आपका फर्स्ट Q1 है और ये आपके पास के Q2 है। तो यहाँ जो Q1 चार्ज है वो किसके इक्वल है, ZE के। तो अब आपने सीधे सीधे आके इस के को एज इट इज रिपीट कर लीजिएगा इनिशियली, और Q1 की जगह में आपने क्या लिखा, ZE लिखा, और उसी तरह आपके पास से Q2 की जगह में आपने क्या लिखा, E लिखा, और डिवाइड बाय रेडियस तो आपका आर स्क्वायर ही था तो आपने लिख दिया। अब थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे यूज करने हैं यार, x पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x पावर 1, तो देखिए ये क्या बनेगा, x स्क्वायर। उसी तरह इस e के ऊपर भी पावर 1 है, इस e के ऊपर भी पावर क्या है, 1 है। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, कि तो एज इट इज आ रहा है और z भी आपका सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। तो e मल्टीप्लाई बाय e क्या होगा, e स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय आपके पास क्या, r स्क्वायर आपने लिखा। पर उतने में सबसे मेरे फेवरेट आ गए बट साहब। बट साहब ने कहा कि यार के जो है वो किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। एप्सिलॉन नॉट या इसे आप एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं यार इस के की वैल्यू भी यहाँ पे प्लेस कर दूं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, और साथ में क्या आ रहा है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास है आर स्क्वायर। अब ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, जिसे आपने कहा इक्वेशन नंबर 1, जिसे आपने कहा इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं चाहता हूं यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मैं ड्राइव कर चुका हूं,
तो अब मुझे सेकंड फोर्स निकालना है, और सेकंड फोर्स के लिए आप एक और सब हेडिंग बना देंगे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बेसिकली आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही थी, तो आपने लिखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें हमें कोई डेरिवेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक फॉर्मूला है सिंपल, एफ सी इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको मैग्नेट की एग्जांपल लेके बताया था कि यार ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो आपने यहाँ पे एक लाइन लिख देना, और वो लाइन आपके पास कुछ इस तरह से होनी चाहिए, देयरफॉर एटम के अंदर ये जो आपके पास है दो फोर्सेस आपने जो निकाले हैं, वो बेसिकली एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ई इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एफ सी। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एफ सी आपके पास क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एफ ई भी निकाल चुका हूं मेरा ये रहा, और एफ सी भी आप निकाल चुके हैं। तो आपने इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है। तो एफ ई की जगह में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आपके पास क्या होगा, ये आएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास है आर स्क्वायर, और इक्वल्स टू एफ सी की जगह में हमारे पास क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आपके पास है आर। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे। लेट्स सपोज मैंने कहा यार x अपॉन टू इक्वल्स टू वाई अपॉन टू है, तो अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइड 2 है तो इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे आपके पास एक r है और यहाँ पे r पावर 2 है, तो यानी यहाँ पे दो r हैं, दो r में से एक r कट जाएगा, तो मतलब मैंने पावर को कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, ये आ रहा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आपके पास क्या है, जेड ई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और इक्वल्स टू क्या बना, एम वी स्क्वायर आया। अब मैं कहने जा रहा हूं इसे इक्वेशन नंबर 3। बैकवर्ड एक रीजन है यार, आपने इसके यहाँ पे रोका क्यों, इसको इक्वेशन क्यों कहा। देखें ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, z आपका कांस्टेंट है, e क्या है, चार्ज इंडिकेट कर रहा है, वो भी कांस्टेंट है, रेडियस तो मैं निकालने जा रहा हूं, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, उस तरफ जाके m भी कांस्टेंट है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आफत क्या है पता है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकाले बगैर मैं आगे जा ही नहीं सकता। तो अब इसी वजह से मैंने इसे क्या कहा, इक्वेशन नंबर 3 का। तो अगला पॉइंट हमारे पास सोचने वाली बात है कि यार मैं वेलोसिटी कैसे निकालूं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यार इसके पोस्टुलेट्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इन्होंने कहा था यार कि जो एंगुलर मोमेंटम है, इनके अपने पोस्टुलेट्स के अंदर एक बात इन्होंने हमें ये बताया था कि यार एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है पता है, वो है एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई के। इस पे मैं बात कर चुका हूं, तो आप फर्स्ट वीडियो जरा ध्यान से दोबारा देखें तो वो बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी जो पिछले इक्वेशन जो आपने बनाई थी, इसमें देखें आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेलोसिटी है, पर यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, वी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो लिखा ना, इससे मुझे वेलोसिटी निकालना। तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए m और r इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपने लिखा v इक्वल्स टू एन एच अपॉन आपके पास है 2 पाई, तो पहले से था, अब ऊपर से m और r भी आ रहा, तो वो आपने इन दोनों को नीचे लिखा। इसके बाद मैक्सिममली मेडिकल के स्टूडेंट्स को सिंप्लीफिकेशन में बहुत मसला होता है। तो देखिए वहां इक्वेशन 3 के अंदर आपके पास है वी स्क्वायर है, क्यों ना हम यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर करें दोनों साइड में। तो आपने यहाँ पे लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऊपर आपको वी स्क्वायर चाहिए। तो पावर आपने अप्लाई करना, वो भी 2। तो यहाँ पे v के ऊपर डायरेक्ट आपका पावर आ जाएगा वी स्क्वायर, और इस तरफ आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा एन एच अपॉन आपके पास क्या है 2 पाई m r, और होल पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यही पावर 2 जो है इन सब पे अप्लाई होगा, तो ये आएगा एन स्क्वायर, और साथ में क्या होगा एच स्क्वायर, और अपॉन में 2 पावर 2 क्या होता है 4, तो डायरेक्ट मैंने 4 लिखा, और पाई स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आपके पास क्या एम स्क्वायर, और अगेन आपके पास क्या है आर स्क्वायर। अब आप वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसके बाद आपने सिंपल एक और काम करना है। करना क्या है, इसके बाद आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाह रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर
जो वी स्क्वायर अभी आप निकाल चुके हैं इन इक्वेशन नंबर 3, आपने इक्वेशन 3 में पुट कर। तो इक्वेशन 3 दोबारा से देखें एक दफा रिकॉल में आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, इक्वल्स टू क्या है, एम इंटू वी स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज कॉपी करना है क्योंकि हमें वहां पे वैल्यू पुट ही नहीं करनी है। तो ये आप लिखेंगे जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आपके पास क्या है आर। दोबारा से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रहा देखें। ये एक बात याद रख लीजिएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल होगा, जेड ई स्क्वायर के। तो उसी वजह से मैंने डायरेक्ट वहां पे जेड ई स्क्वायर लिखा। और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आर के साथ। तो आपने यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया। इक्वल्स टू देखें एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि आपके पास आ रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और अपॉन में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 पाई स्क्वायर इंटू आपके पास क्या है एम स्क्वायर इंटू अगेन आपके पास है आर स्क्वायर। अब आप जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करें। ये देखिए ये एक एम मल्टीप्लाई हो रहा है और एक एम डिवाइड में है तो ये पावर कट गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये 4 और ये 4 सिंप्लीफाई हो जाएंगे। और अगेन अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा पावर में से एक। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखें यहाँ पे आर भी सिंप्लीफाई हो सकता है, इस तरफ से ये पूरा आर कट जाएगा और उसमें पावर में से एक रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन जो थी वो आप कर चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास ऊपर जेड ई स्क्वायर आ रहा है और अपॉन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा। राइट साइड की अगर बात की जाए तो ऊपर तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एज इट इज बच रहा है और नीचे आपके पास देखिए 4 कट चुका है, 2 पाई में से एक पाई बच चुका है, 2 एम्स थे उसमें से एक एम बचा है और 2 आर थे उनमें से एक आर बच चुका। उसके बाद अभी आपने करना क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस बनाए और आपस में मल्टीप्लाई करें। तो मतलब जेड ई स्क्वायर जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई एम आर के साथ। तो अब यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यार जेड ई स्क्वायर और साथ में आपके पास क्या आ रहा है, पाई एम आर आ गया और इक्वल्स टू आपके पास यहाँ राइट साइड में क्या आ रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और अपॉन साथ में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से। हमें बेसिकली रेडियस चाहिए। देखिए आर के साथ ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा, तो उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने लिखा आर इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर और साथ में आपके पास क्या एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए जेड ई स्क्वायर पाई इंटू आपके पास क्या है एम। तो अब ये जो इनिशियल आपके पास है रेडियस जो आ चुका है वो यही है। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसा। अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ और मुझे यही आर यूटिलाइज करना है। तो देखिए आर इक्वल्स टू आपके पास आ रहा था एन स्क्वायर एच स्क्वायर और साथ में आपके पास क्या एप्सिलॉन नॉट। दोबारा से मैं वही दिखा रहा हूँ। देखिए एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, यार एच एक कांस्टेंट नंबर है जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ये भी कांस्टेंट है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो आपके पास वेरिएबल है, एक आपका एन है, इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन आपका 1 है। इलेक्ट्रॉन अगर आपका सेकंड ऑर्बिट में है तो एन इक्वल्स टू 2 होगा। इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास थर्ड ऑर्बिट में है तो आपने क्या लिखना है, एन इक्वल्स टू 3 लिखना है। तो मतलब ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। उसी तरह एटॉमिक नंबर भी आपका सपोज करें हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 लिख दीजिए, हीलियम आयन की बात हो रही है तो आपने 2 लिखना है। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यार जो कांस्टेंट्स हैं उनको अलग कर दूं, जो वेरिएबल्स हैं उनको आप क्या करें, अलग करें। तो नाउ द नेक्स्ट पेज के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आर जो है, जो अभी आपने ड्राइव किया था, आर के अंदर बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं। उनमें से सबसे पहला कांस्टेंट आपके पास क्या है, एच स्क्वायर है और साथ में आपके पास क्या एप्सिलॉन नॉट है। और अपॉन में देखें, अपॉन में जो कांस्टेंट आपके आ रहे हैं, ई स्क्वायर भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है और एम भी आ रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखा ई स्क्वायर और साथ में आपके पास है पाई है और अगेन क्या आ रहा है, एम भी है। तो ये सारे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, इनको आपने अलग कर दिया और मल्टीप्लाई बाय जो वेरिएबल फैक्टर्स आपके थे जो चेंज हो सकते थे, उनमें एन स्क्वायर जो ऊपर था और जेड आपके पास क्या था, नीचे था, आपने इन दोनों को अलग कर दिया। इसकी बैकवर्ड रीजन है यार, बार बार फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए तो आप इन सब की वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि हम एक आसान काम करें, मुझे एक छोटी सी वैल्यू चाहिए जो इन सब के मसले हल कर दे। तो उसके लिए जो आपको एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है।
अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज लिखूंगा वो आपने रखने हैं भाई। सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या 8.84 है, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर आपके पास क्या -12, और ये आ रहा सी स्क्वायर और जूल -1, और अगेन आपके पास क्या m-1। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। फिर उसके बाद h जो आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है, और इसकी वैल्यू आ रही है 6.625, और अगेन आपके पास है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -34, और साथ में आपने लिखा जूल इनटू सेकंड, ये बेसिकली जूल है, और एस आपके पास क्या सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आज जो m है इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ रहा है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर आपके पास है -31 kg, और ये भी आपने यहाँ पे लिखा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो एक और कांस्टेंट है ई है, तो इसकी भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और वो वैल्यू आ रही है हमारे पास है 1.602 इंटू 10 पावर आपके पास क्या -19, और साथ में क्या है सी है। जब आपने इन सब की वैल्यूज ऊपर इसकी जगह में पुट कर दिया, यानी इस पोर्शन में जब आप पुट करोगे वहां पे आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। वो डायरेक्ट में कांस्टेंट नंबर यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, मैंने लिख दिया यार एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जो आपके पास है डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई इंटू एम जो है वो किसके इक्वल होता है 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर आपके पास क्या -10 मीटर के इक्वल होता है। तो यार ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको भी याद करना मसला है। तो साइंटिस्ट ने एक और शॉर्टकट निकाला, उन्होंने कहा यार मैं चाहता हूं कि यार ये 10 पावर -10 और m को गायब कर दो। वहां पे गायब करने के लिए एक रिलेशन है, देखें 1 एंगस्ट्रॉम जो कि एक प्रीफिक्स है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 पावर -10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह सेंटीमीटर में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके इक्वल होता है 10 पावर -8 सेंटीमीटर। ये दोनों आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने एक और काम कर दिया, उन्होंने कहा यार ये मैं चाहता हूँ कि यार 10 पावर -10 को गायब कर दूं, इसकी जगह में हम लिख दें 0.529, और साथ में आपके पास क्या एंस्ट्रॉन्ग आपने लिखा ए नोट बना दिया, या एंस्ट्रॉन्ग नॉट भी कहें, या आपके पास ए नोट का है, आपकी मर्जी है। तो ये इसके बाद इन्होंने सिंप्लीफाई किया, तो अब हमारा रेडियस छोटा हो गया भाई। तो अब आर जो है वो किसकी इक्वल होगा, वो होगा बेटा 0.529, इन सब के जगह में आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे 0.529 एंस्ट्रॉन्ग आएगा, और साथ में आपके पास क्या रहा एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले से आप जितने भी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, या आपके पास है रेडियस ऑफ लिथियम आयन, या रेडियस ऑफ आपके पास है हीलियम आयन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज।